नमस्कार साथियों। आज हम अपनी क्लास में मनोविज्ञान से संबंधित जो परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन पर विचार करने जा रहे हैं, चर्चा करने जा रहे हैं। और हर बार की तरह अपनी इस क्लास से पूर्व हम अपनी पिछली क्लास का एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। तो आपको पिछली क्लास में हमने पढ़ाई थी मनोविज्ञान की परिभाषाएं, यानी देश और दुनिया के भिन्न भिन्न विद्वानों ने मनोविज्ञान को किस किस प्रकार से परिभाषित करने का प्रयास किया। तो सबसे पहली परिभाषा आपको बताई गई थी जॉन ब्रॉड्स वाटसन, और ये कहाँ के थे? अमेरिका के थे। और इन्होंने सर्वप्रथम व्यवहारवाद का विचार दिया। अतः इन्हें व्यवहारवाद का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। जो मनोविज्ञान की वर्तमान अवधारणा, मनोविज्ञान क्या है? व्यवहार का विज्ञान है। इसको देने वाले जो विद्वान मनोवैज्ञानिक थे वो कौन थे? जॉन ब्रॉड्स वाटसन थे। तो वाटसन ने मनोविज्ञान को किस प्रकार से परिभाषित किया वो सुनो आप। वाटसन ने कहा कि मनोविज्ञान है व्यवहार का शुद्ध अथवा विधायक विज्ञान है। मनोविज्ञान क्या है? व्यवहार का शुद्ध अथवा विधायक विज्ञान है। पॉजिटिव साइंस ऑफ बिहेवियर, यानी जॉन ब्रॉड्स वाटसन ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने मनोविज्ञान को पॉजिटिव साइंस के रूप में क्या किया? परिभाषित किया। फिर आपको बताया था कि विधायक अथवा शुद्ध का मतलब क्या होता है कि जो मनोविज्ञान है मानव अथवा पशु व्यवहार के कारणों की खोज करता है। किसका? मानव अथवा पशु दोनों के व्यवहारों के पीछे कारण क्या है, किसी प्रकार का व्यवहार मानव अथवा पशु क्यों दर्शाता है, तथा मानव समाज का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। तो यदि किन्हीं कारणों की खोज करना तथा किसी विषय वस्तु का क्रमबद्ध अध्ययन करना किसके अंतर्गत आता है? शुद्ध अथवा विधायक विज्ञान के अंतर्गत आता है। इसलिए हम मनोविज्ञान को क्या मानते हैं? व्यवहार का शुद्ध अथवा विधायक विज्ञान मानते हैं। दूसरी परिभाषा फिर हमने आपको बतलाई थी विलियम मैकडूगल की। विलियम मैकडूगल ने बताया था कि मनोविज्ञान आचरण अथवा व्यवहार का क्या है? विधायक विज्ञान है। मनोविज्ञान क्या है? आचरण अथवा व्यवहार का विधायक विज्ञान है। और हमने बतलाया आचरण व्यक्तिगत होता है जबकि व्यवहार क्या होता है? सामाजिक होता है। आचरण व्यक्तिगत रूप से आचरण अच्छा हो सकता है, लेकिन उसका व्यवहार है वो सामाजिक रूप से अच्छा हो ऐसा आवश्यक नहीं है। हमने आपको एग्जाम्पल भी बताया था, जैसे रावण था, व्यक्तिगत रूप से उसका आचरण बहुत अच्छा था। सुबह उठता, अपनी दैनिक क्रियाकलापों से निवृत्त हो गए, भगवान शिव का अनन्य भक्त था, और उससे अधिक प्रकांड विद्वान नहीं बताया जाता। किसी को बताते हैं कि वो सर्वाधिक प्रकांड पंडित था, लेकिन सामाजिक रूप से उसने क्या किया? एक नारी का, अबला नारी का उसके गृह से, उसके आश्रम से क्या कर लिया? हरण कर लिया। चोरों की तरह क्या कर लिया? अपहरण कर लिया। तो यह सामाजिक रूप से उसका क्या है? व्यवहार क्या हुआ? किसकी श्रेणी में आया? अपराध की श्रेणी में आया, अनैतिकता की श्रेणी में आया। तो उसका व्यवहार क्या हुआ? सामाजिक रूप से अच्छा नहीं हुआ। आचरण भले ही उसका व्यक्तिगत रूप से अच्छा हो। तो विलियम मैकडूगल ने क्या कहा? मनोविज्ञान क्या है? आचरण अथवा व्यवहार का विधायक विज्ञान है। फिर हमने आपको बताया R.S. वुडवर्थ, रॉबर्ट सेशंस वुडवर्थ, और रॉबर्ट सेशंस वुडवर्थ ने क्या बताया कि वातावरण के अनुसार व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करने वाला विज्ञानी क्या है? मनोविज्ञान है। हमने आपको एग्जाम्पल भी बताया, जैसे जैसे व्यक्ति का वातावरण परिवर्तित होता जाता है और वातावरण के अनुसार व्यक्ति का व्यवहार भी क्या जाता है? बदलता जाता है। और आप देखते हो व्यक्ति का जो व्यवहार है वो कभी भी स्थायी नहीं होता, यानी उसका व्यक्तित्व वो कभी भी स्थायी नहीं होता है। इसी प्रकार वातावरण भी कभी स्थायी नहीं होता। समय काल परिस्थिति के अनुसार वातावरण भी बदलता रहता है, और वातावरण के बदलने पर व्यक्ति का व्यवहार भी परिवर्तित हो जाता है। यह किसने बताया? R.S. वुडवर्थ ने। फिर उसके बाद हमने आपको बताया जेम्स ड्रेवर। तो जेम्स ड्रेवर ने क्या बताया कि मनोविज्ञान है व्यवहार का विज्ञान है जिसके अंतर्गत मानव एवं पशु व्यवहार का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। यह किसने बताया? जेम्स ड्रेवर ने। यानी मानव के साथ साथ पशु के व्यवहार का भी अध्ययन करना क्या कहलाता है? मनोविज्ञान कहलाता है। उसके बाद हमने आपको बताया गार्डनर मर्फी। गार्डनर मर्फी ने भी बहुत अच्छी बात कही। गार्डनर मर्फी ने कहा कि जीवित व्यक्तियों का अपने वातावरण के प्रति प्रतिक्रियाओं को अध्ययन करना ही क्या है? मनोविज्ञान है। यानी जीवित व्यक्ति होगा, जीवित प्राणी होगा, तभी वो अपने वातावरण के प्रति क्या दिखाएगा? प्रतिक्रिया दर्शाएगा। अन्यथा वो मृत होने पर किसी भी प्रकार का व्यवहार अथवा प्रतिक्रिया वातावरण के प्रति नहीं दर्शाएगा। तो गार्डनर मर्फी ने भी बहुत अच्छी बात कही। फिर उसके बाद हमने आपको बताया एडविन
बोरिंग। तो एडविन बोरिंग ने क्या कहा, मनोविज्ञान क्या है, मानव प्रकृति का अध्ययन है। मनोविज्ञान क्या है, मानव प्रकृति का अध्ययन है। फिर उसके बाद हमने आपको क्रू एंड क्रू बंधु हैं उनका बताया कि मनोविज्ञान क्या है, मानव व्यवहार एवं संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है, मनोविज्ञान कहलाता है। मानव व्यवहार अथवा संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है, मनोविज्ञान कहलाता है। और उसके बाद हमने आपको अंतिम परिभाषा बतलाई थी ब्यूरस फ्रेडरिक स्किनर की। किसकी, ब्यूरस फ्रेडरिक स्किनर। और स्किनर ने क्या कहा, मनोविज्ञान अनुभव एवं व्यवहार का विज्ञान है। भाई जैसे जैसे व्यक्ति या प्राणी है अनुभव अपने जीवन काल के दौरान भिन्न भिन्न प्रकार के क्रियाकलापों से, भिन्न भिन्न प्रकार के परिवेश से क्या करता है, भिन्न भिन्न प्रकार की गतिविधियां सीखता जाता है, अनुभव ग्रहण करता जाता है। और अनुभव ग्रहण करने के परिणाम स्वरूप धीरे धीरे उसके व्यवहार में क्या आता जाता है, परिवर्तन आता जाता है। तो बीएफ स्किनर ने क्या बताया, अनुभव एवं व्यवहार का वैज्ञानिक है मनोविज्ञान। अब हम अपनी आज की क्लास पर आते हैं। सबसे पहले आप देखो मनोविज्ञान से संबंधित जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो आप समझो। तो मनोविज्ञान की जननी किसको कहा जाता है, दर्शन शास्त्र विषय को माना जाता है। यानी मनोविज्ञान की उत्पत्ति से पूर्व इस मनोविज्ञान से संबंधित जो विषय वस्तु है, इस विषय वस्तु का अध्ययन किस में किया जाता था, दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में किया जाता था। फिर इस मनोविज्ञान विषय को स्वतंत्र विषय के रूप में जो मान्यता दिलाई गई वो दर्शन शास्त्र से ही अलग करके दिलाई गई। इसलिए इसकी उत्पत्ति किससे मानी जाती है, दर्शन शास्त्र विषय से मानी जाती है। इसलिए दर्शन शास्त्र को मनोविज्ञान की क्या कहा जाता है, जननी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, दर्शन शास्त्र को मनोविज्ञान की जननी कहा जाता है। अगला बिंदु, मनोविज्ञान का जनक अथवा पितामह किसको कहते हैं, अरस्तु को कहते हैं। और अरस्तु कहाँ के थे, यूनान अथवा ग्रीस के थे। इनका जन्म ईसा पूर्व यानी जो ईसवी संवत चल रही है अभी 21वीं सदी चल रही है 2024, तो ये 1 से स्टार्ट होकर 2024 ये सारी साल छोड़ दो, इससे पीछे चलो तो ईसा पूर्व 384 से 322 ईसा पूर्व का क्या माना जाता है, जीवन काल माना जाता है। तो मनोविज्ञान की उत्पत्ति ईसा पूर्व 384 से 322 ईसा पूर्व अरस्तु के प्रयासों से मानी जाती है। और अरस्तु ने बताया था कि स्वप्न जैसी क्रियाएं करने वाला कौन होता है, आत्मा होती है। और आत्मा का अध्ययन करने वाला विज्ञान क्या कहलाता है, मनोविज्ञान कहलाता है। इस प्रकार अरस्तु को क्या कहते हैं, मनोविज्ञान का जनक कहते हैं। और अरस्तु के गुरु कौन थे, प्लेटो थे। उसके बाद अगला, आधुनिक मनोविज्ञान का जनक। आधुनिक मनोविज्ञान का जनक किसको कहा जाता है, अमेरिका के विद्वान विलियम जेम्स को। और इनकी पुस्तक है विलियम जेम्स की, वो कौन सी है, मनोविज्ञान के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी। और आपको बताया था पिछली क्लास में भी कि जो विलियम जेम्स है इन्होंने मनोविज्ञान की किस अवधारणा को प्रतिपादित किया, तो आपको बताया चेतना का विज्ञान या चेतना के विज्ञान की अवधारणा को क्या थे, जनक थे। तो इन्होंने बताया मनोविज्ञान है ना तो आत्मा का विज्ञान है, ना मन और मस्तिष्क का विज्ञान है, मनोविज्ञान क्या चेतना का विज्ञान है। उसके बाद आ जाओ मनोविज्ञान का उपजनक। मनोविज्ञान का उपजनक किसको कहते हैं, विलियम बुंट को। और ये विलियम बुंट कहाँ के थे, जर्मनी के थे। इन्होंने जर्मनी के लिपजिग शहर में, कौन से शहर में, जर्मनी के लिपजिग शहर में, और उस शहर में एक यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय था जिसका नाम था कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स यूनिवर्सिटी में 1879 ईस्वी में मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला स्थापित की। मनोविज्ञान की क्या की, पहली प्रयोगशाला स्थापित की। इसलिए विलियम बुंट को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। अगला बिंदु, वास्तविक मनोविज्ञान का जनक। वास्तविक मनोविज्ञान का जनक किसको कहा जाता है, फ्रेंच रनर को कहा जाता है। फ्रेंच रनर को इसलिए कहा जाता है क्योंकि फ्रेंच रनर के ही प्रयासों से मनोविज्ञान को एक स्वतंत्र विषय के रूप में सन 1850 ईस्वी में इसे दर्शन शास्त्र से एक अलग विषय के रूप में इन्होंने क्या की, मान्यता दिलाई। बात समझना, इसलिए फ्रेंच रनर को क्या कहते हैं, वास्तविक मनोविज्ञान का जनक। यानी फ्रेंच रनर का योगदान यह था, फ्रेंच रनर ने 1850 ईस्वी में मनोविज्ञान विषय को दर्शन शास्त्र से अलग करवाने में क्या की, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसलिए फ्रेंच रनर को क्या कहते हैं, हम वास्तविक मनोविज्ञान का जनक कहते हैं। अब आ जाओ भारतीय मनोविज्ञान का जनक, एन सेनगुप्त। इनका पूरा नाम नरेंद्र नाथ सेनगुप्त, और ये कहाँ के थे, भारत के थे। इन्होंने सन 1916 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान प्रयोगशाला की क्या की, स्थापना की। इसलिए इनको क्या कहा जाता है, भारतीय मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। अगला बिंदु, शिक्षा मनोविज्ञान का जनक। और ये कहाँ के थे, अमेरिका के। शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसको कहा जाता है, एडवर्ड ली थॉर्नोडाइक को। और ये
कहाँ के थे, अमेरिका के, और अमेरिका की कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में या क्या थे, प्रोफेसर के पद पर कार्यरत थे। तो जो मनोविज्ञान के आगे आगे क्लास में हम पढ़ाएंगे मनोविज्ञान की भिन्न भिन्न शाखाएं। तो मनोविज्ञान की जितनी भी शाखाएं हैं उसमें शिक्षा मनोविज्ञान जो शाखा है वो संपूर्ण मनोविज्ञान की कितने 18% क्षेत्र को क्या किए हुए, घेरे हुए है। तो ये हम आगे अपनी क्लास में आपको विस्तार से समझाएंगे। उसके बाद आ जाओ आप बाल मनोविज्ञान का जनक। बाल मनोविज्ञान का जनक किसको कहा जाता है, प्लेटो को। जो प्लेटो कौन थे, अरस्तु के गुरु थे, और इनका जीवन काल क्या है, ये भी ईसा पूर्व पैदा हुए 427 ईसा पूर्व से 348 ईसा पूर्व, और ये भी कहाँ के थे, यूनान अथवा ग्रीस के थे। और आपको बताया पिछली क्लास में इन्होंने भी आत्मा के विज्ञान की अवधारणा का क्या किया था, समर्थन किया था। और इनकी पुस्तक का नाम था रिपब्लिक। क्या, रिपब्लिक। और इन्होंने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में बताया कि जैसे जैसे बालक अथवा शिशु की आयु बढ़ती जाती है वैसे वैसे उसकी इच्छाओं, विचारों, रुचियों एवं शारीरिक क्रियाओं में क्या आता जाता है, परिवर्तन आता जाता है। और बहुत अच्छी बात भी होती है, स्वाभाविक सी बात है, शेष अवस्था में अलग प्रकार की रुचि होती है, बाल्यावस्था में उसकी खेलने की रुचि अलग परिवर्तित हो जाती है। जैसे किशोरावस्था आती है तो फिर उसमें खेलों में रुचि भी क्या होती है, परिवर्तित हो जाती है। विपरीत लिंगी के प्रति क्या आ जाता है, आकर्षण आ जाता है, तो उसकी रुचियां विपरीत लिंगी में आ गई, जबकि शेष अवस्था अथवा बाल्यावस्था में ऐसा नहीं होता है। तो आप देख रहे हो, तो इन्होंने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में क्या बताया प्लेटो ने, कि जैसे जैसे बालक की अथवा शिशु की आयु बढ़ती जाती है वैसे वैसे उसकी इच्छाओं, विचारों, रुचियों में एवं शारीरिक क्रियाओं अथवा गतिविधियों में क्या आता जाता है, परिवर्तन आता जाता है। अब अगला किशोर मनोविज्ञान का जनक। किशोर मनोविज्ञान का जनक ये अमेरिका के मनोविज्ञान के स्टैनली हॉल, और ये अमेरिका के कोलंबिया के जॉन हॉपकिंस विश्वविद्यालय में इन्होंने भी मनोविज्ञान क्या पहली प्रयोगशाला स्थापित की। कब, 1883 ईस्वी में। ये अमेरिका में स्थापित हुई, ध्यान रखना। जॉन हॉपकिंस विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला इन्होंने स्थापित की, स्टैनली हॉल ने। और कब, 1883 ईस्वी में। और इनको क्या कहा जाता है, किशोर मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। इसके बाद आ जाओ सामाजिक मनोविज्ञान का जनक। किसको कहा जाता है, अल्बर्ट बांडुरा को। यह मूल रूप से अमेरिकन थे, लेकिन उन्होंने बाद में कनाडियन राष्ट्रीयता क्या कर ली थी, ग्रहण कर ली थी, कनाडा के नागरिक बन गए थे, इसलिए इनको कनेडियन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट कहा जाता है। तो इन्होंने क्या सामाजिक अधिगम सिद्धांत दिया था, और सामाजिकता का और सोसाइटी का बालक के व्यक्तित्व विकास में महत्व बतलाया, इसलिए इन्होंने क्या, इनको क्या कहा जाता है, सामाजिक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। इसके बाद आ जाए अपराध मनोविज्ञान का जनक। अपराध मनोविज्ञान का जनक इटली के मनोवैज्ञानिक सीजर लोम्ब्रोसो। कौन, सीजर लोम्ब्रोसो को क्या कहा जाता है, अपराध मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। इन्होंने इटली में सकारात्मक अपराध विज्ञान विद्यालय की क्या की, स्थापना की, और इन्होंने अपराध शास्त्र को क्या किया, अच्छी तरीके से परिभाषित एवं व्याख्या करने का प्रयास किया, इसलिए इनको अपराध शास्त्र का जनक अथवा अपराध मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। इसके बाद आ जाओ विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक। विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है स्विट्जरलैंड के मनोविज्ञानिक जीन विलियम फ्रेड्ज पियाजे। ध्यान रखना, जीन विलियम फ्रेड्ज पियाजे, ये इनका पूरा नाम है। तो शॉर्ट में हम क्या बोलते थे, जीन पियाजे, और ये कहाँ के थे, स्विट्जरलैंड के थे। तो इन्होंने क्या दिया था, विकासात्मक मनोविज्ञान का इनको जनक कहा जाता है। इन्होंने क्या दिया, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। तो आप देख रहे हो इनको क्या कहा, विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। इसके बाद आ जाए तुलनात्मक मनोविज्ञान का जनक। यह किसको कहा जाता है, इंग्लैंड के विद्वान चार्ल्स डार्विन को तुलनात्मक मनोविज्ञान का जनक कहते हैं। इसके बाद प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक, और ये प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक हमने आपको बताया जर्मनी के विलियम वुंट को क्या कहा जाता है, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। इन्होंने 1879 ईस्वी में जर्मनी के लिपजिग नगर में कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय में क्या किया, मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला स्थापित की, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। अगला है विभेदक मनोविज्ञान का जनक अथवा व्यक्तिगत भिन्नताओं के व्यक्तिगत विभिन्नता मनोविज्ञान का जनक इसको कहा जाता है सर फ्रांसिस गाल्टन को। यानी प्रत्येक व्यक्ति दूसरे से भिन्न होता है, वो हर तरीके से आयु, बौद्धिक योग्यता, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, नैतिक, आध्यात्मिक, चारित्रिक, हर दृष्टिकोण से प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से क्या है, भिन्न है। तो इन व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अध्ययन करने के आधार पर जो विभेदक मनोविज्ञान है
विभेदक मनोविज्ञान का जनक या इसको कहा जाता है सर फ्रांसिस गाल्टन को कहा जाता है। और इसके बाद गतिशील मनोविज्ञान का जनक, गतिशील मनोविज्ञान का जनक किसको कहते हैं? कर्ट लेविन को कहा जाता है। यानी व्यक्ति का जैसे जैसे वातावरण परिवर्तित होता जाता है वैसे वैसे उसके व्यवहार में भी क्या आता जाता है? परिवर्तन आता जाता है। तो गतिशील मनोविज्ञान का जनक कहते हैं कर्ट लेविन को। अब अगला है आनुवांशिक मनोविज्ञान का जनक ग्रेगोर जॉन मेंडल, जिनको आप आनुवांशिकी का जनक भी कहते हो। तो ये आनुवांशिक मनोविज्ञान का जनक किसको कहा जाता है? ग्रेगोर जॉन मेंडल। और ये कहाँ के थे? ऑस्ट्रिया के थे। और ये आपने विज्ञान में अपने पढ़ा भी होगा, विज्ञान विषय में। और इन्होंने मटर के पौधे पर प्रयोग किए। तो ये आप साइकोलॉजी में भी पढ़ोगे कि व्यक्तित्व के विकास पर वंशानुक्रम का क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए आनुवांशिक मनोविज्ञान का जनक किसको कहा जाता है? ग्रेगोर जॉन मेंडल को। उसके बाद आप आ जाओ अगले तानाशाह के जनक। तानाशाह के जनक किसको कहा जाता है? रूसो को। और रूसो का पूरा नाम था जीन जैक्स रूसो। और ये कहाँ के थे? स्विट्जरलैंड के जिनेवा में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। और इनका जीवन काल है वो 1712 से 1778 ईस्वी में हुआ। और ये प्रकृतिवादी दार्शनिक थे। कौन थे ये? प्रकृतिवादी दार्शनिक। और इन्होंने जो महत्वपूर्ण जो पुस्तक है वो है एमिली। और यह पुस्तक परीक्षा में कई बार पूछी भी गई है। इनकी पुस्तक का क्या नाम था? एमिली अथवा एमिल। और इस एमिल अथवा एमिली पुस्तक में एमिल नामक बालक और सोफी नामक बालिका का क्या किया गया? विवरण दिया गया है। और इसमें बताया गया है कि बालक की जो शिक्षा है वो बालक की शिक्षा सोसाइटी अथवा समाज में होना महत्वपूर्ण है, जबकि बालिका की शिक्षा घर की चार दीवारी में दिया जाना महत्वपूर्ण है। यानी कि इस विचार से इतना उथल पुथल मचा कि इनको क्या कहा जाने लगा? हिटलरशाही कहा जाने लगा कि तानाशाही ये महिला और पुरुष में अथवा बालक अथवा बालिका में भेद करते हैं और बालिकाओं को दबाकर उनका शोषण अथवा करने का क्या करते हैं? प्रयास करते हैं इनके विचार। तो इस वजह से इनको क्या कहा जाता है? तानाशाह का जनक कहा जाता है। और इसीलिए इनको क्या है? शिक्षा में मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण का सूत्रपात करने का श्रेय भी किसको जाता है? रूसो को। जीन जैक्स रूसो को जाता है। इसके बाद इनकी अन्य पुस्तक सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक संपर्क। और अगली पुस्तक सेकंड डिस्कोर्स। ये क्या है? इनकी पुस्तकों के नाम है। उसके बाद आ जाओ बेसिक शिक्षा के जनक महात्मा गांधी। यानी महात्मा गांधी जी ने शिक्षा व्यवस्था में बालक को उसकी मातृभाषा में शिक्षा देने पर क्या दिया? बल दिया, जोर दिया। इसलिए इनको क्या कहा जाता है? बेसिक शिक्षा का जनक माना जाता है। अब आप आ जाओ प्रौढ़ मनोविज्ञान। यह मनोविज्ञान का सबसे छोटा क्षेत्र है। यानी मनोविज्ञान की शाखाएं हम आगे अपनी क्लास में पढ़ेंगे। तो जो मनोविज्ञान की सबसे जो छोटी शाखा है अथवा जो सबसे छोटा क्षेत्र है वो क्या है? प्रौढ़ मनोविज्ञान है। और इसके अंतर्गत क्या है? प्रौढ़ के व्यक्तित्व व्यवहार का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। और यह मनोविज्ञान के संपूर्ण क्षेत्र का कितना है? 0.002% है। इसके बाद आप आ जाओ मनोविज्ञान का सबसे बड़ा रूप अथवा बड़ा क्षेत्र कौन सा है? नैदानिक मनोविज्ञान। और ये कितने प्रतिशत है? 38% माना जाता है। सर्वाधिक प्राचीन मनोविज्ञान भी क्या है? नैदानिक मनोविज्ञान है, जो चिकित्सा क्षेत्र से संबंधित है। और यह सर्वाधिक प्राचीन मनोविज्ञान है। इसके बाद आ जाओ मनोविज्ञान की सबसे नवीनतम शाखा परा मनोविज्ञान। मनोविज्ञान की सबसे नवीनतम शाखा कौन सी है? परा मनोविज्ञान। और इस शाखा का जो प्रादुर्भाव हुआ 2008 में कार्नेगी इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिका। कहाँ पे हुआ था? कार्नेगी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफ अमेरिका में इसका क्या हुआ? प्रादुर्भाव हुआ। और इस परा मनोविज्ञान के अंतर्गत हम व्यक्ति के अतीन्द्रिय और इंद्रियतर व्यवहार का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। यानी सुपर सेंसिबल, यानी ऐसे व्यक्ति जो जिनके सेंस ऑर्गन्स होते हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं। सुपर सेंसिबल और एक्स्ट्रा सेंसरी होते हैं। उनको हम क्या करते? किसमें अध्ययन करते हैं? परा मनोविज्ञान में। यानी एक तरीके से सुपर मैन अथवा सुपर वुमेन या क्रश टाइप के जो व्यक्ति होते हैं, कैसे क्रश टाइप के व्यक्ति होते हैं, उनके व्यवहार का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? परा मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। अब आप आ जाओ चिकित्सा मनोविज्ञान का जनक। यह किसको कहा जाता है? हिप्पोक्रेट्स को कहा जाता है चिकित्सा मनोविज्ञान का जनक। फिर हमने अभी पिछली बार अभी बताया शिक्षा में मनोविज्ञान दृष्टिकोण का सूत्रपात लाने का श्रेय किसको कहा जाता है? जीन जैक्स रूसो। और यह कहाँ के थे? जिनेवा। और जिनेवा कहाँ पर है?
स्विट्जरलैंड देश में है। और इन्होंने ये पुस्तक क्या थी, एमिल, और एमिल में एमिल और सोफी नामक बालिका पर क्या किया, इन्होंने विचार प्रस्तुत किया। और क्या बतलाया था कि जो बालक की शिक्षा है वो बालक की शिक्षा सामाजिक परिवेश में की जानी चाहिए, जबकि बालिका की शिक्षा घर की चार दीवारी में होनी चाहिए। इसी वजह से इनके इस विचार से क्या हुआ, बहुत उथल पुथल मची। इसलिए इनका विचार समानता को व्यक्त न करते हुए पक्षपात को क्या देता था, बढ़ावा देता था। इसलिए इनको क्या कहा जाता है, तानाशाह का जनक भी कहा जाता है। पशु मनोविज्ञान का जनक एडवर्ड ली थॉर्नोडाइक, इनको क्या कहा जाता है, पशु मनोविज्ञान का जनक। और ये भी कहाँ के थे, अमेरिका के। कहाँ के थे, अमेरिका के। और उसके बाद हमने आपको बताया अगली पुस्तक है आउटलाइन साइकोलॉजी। कौन सी पुस्तक, आउटलाइन साइकोलॉजी। और इसके जो लेखक थे विलियम मैकडूगल, और ये कहाँ के थे, इंग्लैंड के थे। और इस आउटलाइन साइकोलॉजी पुस्तक में इन्होंने क्या किया, चेतना का खंडन किया। और यहीं से यह जो चेतना की अवधारणा थी उसके खंडन में इनका भी महत्वपूर्ण योगदान था। तो इस प्रकार हमने आज अपनी जो मनोविज्ञान से संबंधित जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से भी अति महत्वपूर्ण है, उनका क्या है, संक्षिप्त में हमने अध्ययन किया। आगे जैसे जैसे आपका विषय वस्तु आगे बढ़ता जाएगा और उनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण बिंदु होंगे वो आपको प्रस्तुत किए जाते रहेंगे। और आज की क्लास हमारी आपको किस प्रकार की लगी, तो उस पर प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो। और अधिक से अधिक जो शिक्षक प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े हुए विद्यार्थी हैं उन तक हमारे इस वीडियो को पहुंचाने की तथा चैनल को सब्सक्राइब करने की क्या करो, एक तरीके से सिफारिश करो। धन्यवाद।